नमस्कार, मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। इन जानकारियों में शामिल है मानव विकास में माइलस्टोन बनने वाले आविष्कारों की कहानी, विज्ञान की दुनिया में हो रहे नवाचारों की खबरें, ऐसी जानकारियां जो आपके ज्ञान में विज्ञान का तर्क पैदा करेगी। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। कहते हैं याददाश्त बहुत पक्की होती है, लेकिन इंसानों में उम्र के साथ यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है। लोग बातें भूलने लगते हैं और कई बार तो कुछ पलों की घटनाएं भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा अन्य जीवों में भी होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस पर एक अध्ययन कर यह समझने की कोशिश की है कि क्या यादों को मिटने से बचाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। याददाश्त दिमाग की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो इंसानों सहित लगभग हर जीव के जीवन चक्र में मदद करती है। यह याददाश्त ही है जिसने मानव विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। सभी चाहते हैं कि उनकी याददाश्त पक्की रहे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं। उम्र के साथ तो ये प्रक्रिया कमजोर होने लगती है। हालांकि कई बार यादों का बिसरना अच्छा भी होता है। जीव अपनी पुरानी याददाश्त के खत्म होने पर ही बदलते पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल पाते हैं। हाल ही में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के आनुवांशिकीविदों ने शोध कर ये पता लगाने की कोशिश की कि याददाश्त पक्की कैसे होती है और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआत शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक याददाश्त पर की। उन्होंने इसके लिए हमारे आसपास पाए जाने वाले कीट गोल कृमि पर अध्ययन किया। दरअसल सी एलिगेंस कहे जाने वाले गोल कृमि नई जानकारी सीखने के बाद 2 से 3 घंटे में उसे भूल जाते हैं। पहले तो शोधकर्ताओं ने कृमियों को उनकी एक पसंदीदा गंध को नापसंद करने के लिए प्रशिक्षित किया, लेकिन 2 घंटे बाद कृमि गंध के साथ बने इस नकारात्मक संबंध को भूल जाते थे और गंध की ओर फिर खींचे चले जाते थे। शोधकर्ताओं ने कृमियों को बर्फ में रखा। इस ठंडे वातावरण में 16 घंटे तक कृमियों की गंध संबंधी याददाश्त बनी रही, लेकिन जैसे ही उन्हें बर्फ से हटाया गया, उनके भूलने की गति बढ़ गई। एक और प्रयोग में शोधकर्ताओं ने कृमियों के 2 समूहों को लिथियम लवण दिया और एक समूह को सामान्य तापमान पर रखा और दूसरे समूह को ठंडे वातावरण में रखा गया। इस बार लिथियम ने सामान्य तापमान वाले समूह की याददाश्त को 5 घंटे तक बरकरार रखा, लेकिन ठंडे वातावरण के समूह पर कोई असर नहीं पड़ा। शोधकर्ताओं के मुताबिक याददाश्त में डायएसाइल ग्लिसरॉल नामक एक संकेतक अणु की भूमिका लगती है। गोल कृमि में यही अणु याददाश्त और सीखने से संबंधित कोशिकीय प्रक्रिया को घटाने बढ़ाने का काम करता है। लिथियम उस एंजाइम को बाधित करने का काम करता है जो डायएसाइल ग्लिसरॉल का जनक है। यही वजह है कि बायपोलर समस्याग्रस्त व्यक्तियों में लिथियम का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये भी पता लगा कि याददाश्त का टिकना कोशिका झिल्ली की कठोरता से भी जुड़ा है, जो ठंड के कारण बढ़ जाती है। जिन कृमियों की कोशिका झिल्ली सामान्य कृमियों की कोशिका झिल्ली से अधिक सख्त थी, उनकी भूलने की दर सामान्य कृमियों की तुलना में धीमी थी, यहाँ तक कि सामान्य तापमान पर भी। तो अब अगर इस कोशिका झिल्ली को मजबूत और सख्त किया जा सके तो सभी जीवों में भूलने की गति को कम किया जा सकता है। फिलहाल शोधकर्ता दूसरे जीवों पर भी ये अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये अध्ययन भूलने से जुड़े अल्जाइमर्स जैसे कई रोगों के उपचार को एक नई दिशा दे सकता है। अब बात भारतीय शोधकर्ताओं की एक और उपलब्धि की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मिश्रित पदार्थ विकसित किया है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस को रोक देगा। साथ ही यह पदार्थ पर्यावरण के अनुकूल भी है। क्या है यह पदार्थ, इसके क्या फायदे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हर वक्त साथ में रहने वाला मोबाइल फोन हो या घर और दफ्तरों में काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हम चौतरफा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से घिरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में नित्य नए प्रयोग और उपयोग जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे हैं, वहीं रक्षा क्षेत्र को भी सजग और सक्षम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे उपकरण होने से एक तरह का प्रदूषण पैदा होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप कहा जाता है। ये EMI दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इंटरनेट सेवा, रेडियो प्रसारण, यहाँ तक रडार और मिलिट्री उपकरणों के काम में अवरोध पैदा करते हैं। ऐसे में ऐसी मिश्रित धातुओं और पदार्थों पर काम किया जा रहा है जो EMI रोधक हों। इसी कड़ी में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने अब प्राकृतिक पदार्थ केनाफ फाइबर, कार्बन नैनोट्यूब और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन से एक कंपोजिट पदार्थ विकसित किया है जो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को रोक सकता है। In our recent research, we have published development of composite using KNAF fibers, which were reinforced with carbon nanotubes to provide EMI shielding and stealth capabilities. Such composites find real-world applications in electronic equipment, casing, overhead bins in the aircraft, unmanned aerial vehicle, and drones. In future, we are looking forward to developing composites with thermal shielding, which provide a wholesome stealth capability to such composites. IIT मंडी और फिनलैंड के VTT रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की टीम का मुख्य उद्देश्य विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को रोकने वाला मटेरियल तैयार करना था। इसमें इस्तेमाल किया गया केनाफ फाइबर या सन का पौधा एक प्राकृतिक तंतु है जो बहुत हल्का लेकिन मजबूत होता है। साथ ही ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है और इसके साथ इस्तेमाल किया गया HDPE एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे रीयूज किया जा सकता है। दोनों ही चीजें इस पदार्थ को पर्यावरण अनुकूल बनाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें कार्बन नैनोट्यूब्स का प्रयोग किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि केनाफ या सन के 16% रेशों के साथ 5% कार्बन नैनोट्यूब का मिश्रण सबसे अच्छा EMI रोधक बनाता है। We try to develop composite with natural fiber reinforcement so that it can be eco-friendly, but at the same time it should have the stealth property. So we introduce some kind of radar observing material, and as a result, radar observing material we introduce some percentage of CNT, so that it, as an outcome it can give us the composite with higher strength, eco-friendly, sustainable for the future, as well as the stealth property. ये पदार्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण को कम करने के अलावा रक्षा क्षेत्र में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ये जहां रडार जैसे उपकरणों को बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सुरक्षित करेगा, वहीं ये आर्मी के उपकरणों की जानकारी को बाहर जाने से भी रोकेगा। इस पदार्थ का उपयोग युद्धक विमानों, ड्रोन आदि को और सटीक बनाने में मदद करेगा। इस शोध के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय साइंस जर्नल पॉलीमर कंपोजिट्स में प्रकाशित किए गए हैं। आपने राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी होगी, तस्वीरें भी देखी होगी, पुराने दौर पर बनी फिल्में तो देखी ही होगी। फिर आप भाले से भी परिचित होंगे, वही जो महलों के बाहर खड़े द्वारपाल हाथ में लिए रहते थे। युद्ध और शिकार के वक्त बहुत से सैनिक भालों का प्रयोग भी करते थे। तो आइए आज इसी हथियार की कहानी जानते हैं, कैसे मानव ने भाले का आविष्कार किया और यह राजशाही के दौर तक कैसे पहुंचा। हम आप भले ही आदिमानव काल से लाखों वर्ष बाद पैदा हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मेहनत से उस वक्त का अंदाजा हमें जरूर मिल जाता है। कैसे मानव ने धीरे धीरे अपना विकास किया, आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार किए। माना जाता है कि आधुनिक प्रारंभिक मानव से भी पहले शुरुआती निएंडरथल या होमो हीडलबर्गेसिस मानव प्रजातियों ने शिकार करना शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण है उस दौर के हथियार। लेकिन मानव के सामने बड़े
और खूंखार जानवरों का शिकार करने की समस्या थी। उसे ऐसे समाधान की जरूरत थी जिससे इन जानवरों से दूर रहकर उनका शिकार किया जा सके। उसने लंबी लकड़ी के सिरे पर नुकीली, भेद सकने वाली नोक तैयार की, जिसे अब हम भाले के नाम से जानते हैं। अब उसके लिए दूर से शिकार करना मुमकिन था। इनका प्रमाणिक उदाहरण जर्मनी के हनोवर के पास शॉनिंगन की एक कोयला खदान में मिलता है, जहां पाए गए 3 लकड़ी के भाले जीवाश्म की रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर 4 लाख वर्ष पुराने पाए गए। भाले की खोज ने प्रारंभिक मनुष्यों के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में क्रांति ला दी। शॉनिंगन मनुष्यों द्वारा किए गए बड़े और तेज शिकार से पता चलता है कि वो इस तरह की प्रौद्योगिकियों और शिकार की रणनीतियों में काफी आगे बढ़ चुके थे। मध्य पुरापाषाण कालीन मनुष्यों ने परतदार किनारों वाले जटिल पत्थर के ब्लेड बनाना शुरू किया, जिनका उपयोग भाले के सिर के रूप में किया जाता था। इन पत्थर के सिरों को गोंद या राल या जानवरों की नस, चमड़े की पट्टियों या वनस्पति पदार्थ से बने बाइंडिंग द्वारा भाले की शाफ्ट पर लगाया जा सकता था। इनके द्वारा हमारे पूर्वज पहले के हथियारों की तुलना में कुछ हद तक सुरक्षित दूरी से शिकार करने में सक्षम हो गए। इसके साथ ही उन्होंने भाला फेंकने की कला भी सीख ली। इस दौरान दोनों तरह के भाले डिजाइन किए गए, फेंकने वाले और पकड़कर वार करने वाले। जैसे जैसे समूह बड़े हुए, एकाधिकार की कोशिशें शुरू हुईं, तो आपसी युद्ध भी होने लगे और यही हथियार लड़ाई के हथियार बन गए। मानव विकास के दौरान भाले के कई स्वरूप बदले, जैसे कि एटलैट, पोल आर्म, पाइक, भाला, गोफन, तलवार, पाइलम आदि। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं से लेकर ग्रीस और रोम जैसे शास्त्रीय साम्राज्यों तक लंबे समय तक भाले पैदल सेना के सैनिकों के प्राथमिक हथियार थे। बाद में यूरोपीय सरदारों ने अच्छी तरह से संसाधन युक्त महान घुड़सवार सेना के बैंड बनाए, जो उनके लड़ाकू संगठन के शिखर थे, और इन शूरवीरों के पास लंबे भाले होते थे, जिन्हें लांस कहा जाता था। वक्त के साथ हथियार बदल गए, लेकिन आज भी भाला ऐतिहासिक पहचान के साथ पारंपरिक और सांस्कृतिक समारोहों में प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होता है। सरकारी शासकीय कार्यक्रमों के अलावा लोग शादी ब्याह जैसे निजी समारोहों में भी नकली ही सही, लेकिन भालाधारी द्वारपाल खड़े करने को शान समझते हैं। यानी भाले का अपना ही एक महत्व बना हुआ है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला गैर सरकारी संगठन सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया साई 26 से 28 जून को भारत अंतरिक्ष कांग्रेस 2024 का आयोजन कर रहा है। इसरो, इनस्पेस और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से आयोजित होने वाली इस कांग्रेस को इस बार ब्रिजिंग बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो थीम दिया गया है। कांग्रेस में लगभग 30 देशों के नीति निर्माता, अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रतिनिधि, नव प्रवर्तक और उद्योग लीडर हिस्सा लेंगे। इस दौरान लगभग 35 विषयगत सत्रों सहित इंडो पैसिफिक गठबंधन पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, अफ्रीका और यूएसए सहित तमाम देशों के 800 से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इनमें इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, इनस्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयंका, ग्लोबल स्पेस ऑपरेशंस एसोसिएशन के महानिदेशक इसाबेल मोरो, लियो लैब्स ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष टेरी वॉन हैरेन जैसे कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मस्तिष्क संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में अध्ययन कर एक कड़ी चेतावनी जारी की है। शोध के नतीजे साइंस जर्नल द लांसेट न्यूरोलॉजी में प्रकाशित किए गए हैं।
टीम ने तंत्रिका स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन प्रभावों को समझने और उनका समाधान निकालने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि चरम मौसम की घटनाएं तीव्र और बार बार हो रही हैं। टीम ने 1968 से 2023 तक 332 अध्ययनों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने 19 न्यूरोलॉजिकल स्थितियों जैसे स्ट्रोक, माइग्रेन, अल्जाइमर्स, मेनिंजाइटिस, मिर्गी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि पर ध्यान केंद्रित किया और चिंता, अवसाद, सिजोफ्रेनिया जैसे सामान्य मानसिक विकारों पर भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच की। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जलवायु मस्तिष्क की कुछ स्थितियों, विशेष रूप से स्ट्रोक और तंत्रिका तंत्र संक्रमण को प्रभावित करती है। अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान और दैनिक तापमान परिवर्तन विशेष रूप से हानिकारक है। जलवायु परिवर्तन के यह प्रभाव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी अनुकूलन को मुश्किल बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।